हिंदी के सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, रीट, पटवार, एसआई, स्टेनो और एलडीसी परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों की हल श्रृंखला का प्रारंभ इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं और इन प्रश्नों का हल भी आप तक पहुंचाया जाएगा और इन प्रश्नों के विश्लेषण और हल जानकर आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और आगामी परीक्षाओं में अपनी सफलता को निश्चित कर सकेंगे। आपके लिए पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है रीट 2018 जिसका नाम आर्ट था, रीट 2018 में पूछा गया है और ढ का उच्चारण स्थान है। तो ढ का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। ऋतु रस मूर्धा, री ट वर्ग के सभी वर्ण रे और स ये मूर्धन्य है, लेकिन हिंदी में रे को वर्तस्य माना जाने लगा है। वर्त्स का अर्थ होता है मसूढ़ा और हिंदी में जय के नीचे नुक्ता वाला जय, न, रे, ले और से ये 5 ध्वनियां वर्तस्य मानी जाने लगी हैं। और यदि आपको अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये भी रीट 2018 में पूछा गया है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि कई बार कोई टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी के आधार पर कि विद्यार्थी रीट की एग्जाम दे रहा है, एसआई की एग्जाम दे रहा है, पटवारी की, अतः उसे वर्ण विचार के बारे में तो पता ही होना चाहिए, स्वर व्यंजनों के बारे में। अतः सिलेबस में न होते हुए भी वर्ण विचार से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है तो आपका उत्तर होगा इसके लिए श्रेय, क्योंकि हिंदी में मुख्यतः 4 संयुक्त व्यंजन प्रचलित हैं। क्षय जिसका निर्माण क और श से मिलकर हुआ है, त्रय तय और रे से मिलकर जिसका निर्माण हुआ है, गे, और ये विशेष ध्यान देने लायक है। इसका निर्माण जो है वो गे और ये से नहीं हुआ, इसका निर्माण जय और ये से हुआ है और श्रेय का निर्माण स और रे से। और आप ध्यानपूर्वक देखें कि पहले जितने भी वर्ण हैं वो सारे हल लगे हुए हैं सबके नीचे, अर्थात वो सभी स्वर रहित हैं। और अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? विद्यार्थियों, आपका उत्तर होगा इसमें 2 नंबर का उत्तर होगा 6, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। सभी स्वर और अनुस्वार ये घोष होते हैं, जबकि जो 6 है वो दूसरा व्यंजन है, च और छ, जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां घोष होता है। और अतः आप घोष अघोष वर्णों के बारे में जरूर जान लें। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन अंतस्थ, ये लव्य जिनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन और है हमारा, और स्वर और अनुस्वार ये सभी घोष कहलाते हैं और शेष अघोष होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाले, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। ये रीट द्वितीय स्तर 2011 में पूछा गया, जिसका नाम उसमें आर्टिट था विद्यार्थियों, और इसका सही उत्तर होगा स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनि हैं वो अनुस्वार कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हो अंक, तो ए के बाद में जो पंचम ध्वनि आई वो अंक, पंचम, संबंध, इन सब में जो अनुस्वार है वो स्वर के बाद में आया है और ये नासिक की ध्वनि है। अतः स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां वो अनुस्वार कहलाती हैं। और कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? इसमें सही उत्तर होगा 2, वह दंतोष्ठ्य ध्वनि है। उ पे वर्ग ये ओष्ठ्य हैं, जबकि व और फ जिसके नीचे नुक्ता रहता है वो दंतोष्ठ्य ध्वनियां संस्कृत में वकारत से दंतोष्ठ्य माना गया है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? विद्यार्थियों, च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण तालु से होता है। इचु यस नाम तालु,
आपने संस्कृत का सूत्र पढ़ा होगा। और ई चैवरपुरा, ये और से ये तालव्य हैं, अतः सही उत्तर हमारा कितना होगा? 2 होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? पुलिस सब इंस्पेक्टर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है और 2011 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, 2014 में ये पेपर हुआ था। तो विद्यार्थियों, ध से घोष है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, त, थ, द और ध, तो ये चौथा व्यंजन है, तो तीसरे, चौथे, पांचवे से घोष है। और महाप्राण विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है महाप्राण होता है और ये दंते भी है। और लेकिन बै से घोष तो है और औष्ठ्य भी है, लेकिन महाप्राण नहीं है, ये अल्पप्राण है, तो इसमें ये कथन गलत है। अतः बै से घोष औष्ठ्य और महाप्राण नहीं है। इसकी सही व्याख्या है कि बै से घोष औष्ठ्य और अल्पप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है हमारे लिए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, ये भी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। विद्यार्थियों, देखने को तो नुक्ता ढ के नीचे भी लगा हुआ है और जय के नीचे भी, लेकिन हिंदी में ड और ढ के नीचे जब नुक्ता लगा होता है तो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो हमारे 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं जिनको झटके के साथ जीभ को ऊपर से नीचे लाया जाता है जब इनका उच्चारण होता है, और हिंदी की अपनी ये निजी विशेषता है उत्क्षिप्त व्यंजन। और अगला प्रश्न है आपके लिए, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? देखिए, स्टेनो 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। और पद, शब्द, वर्ण और वाक्य, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। और अगला प्रश्न है हमारे लिए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो विद्यार्थियों देखिए, आ, ए, ऐ ये सब दीर्घ स्वर हैं। ई जो है और ह्रस्व स्वर है, ए, ई, उ और री ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। और अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है? प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन जो होते हैं वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर हैं वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। अतः इसमें सही विकल्प 2 होगा, ए स्वतंत्र ध्वनि है। और स्टेनो 2013 में ही प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसमें संयुक्त व्यंजन है? भाषा, मानव, गोभी और न्याय। तो विद्यार्थियों, जब 2 व्यंजन लगातार आए उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर नए व्यंजन आया है और नए के बाद कोई स्वर नहीं है, याद है, फिर से ये व्यंजन आया है। अतः 2 व्यंजन जब लगातार आते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, एक ही व्यंजन लगातार आता है, एक ही व्यंजन लगातार जब आता है तो उसे व्यंजनद्वित्व कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि चक्का, इसमें आप देख रहे हो क और क लगातार 2 बार आया है। अतः कोई भी 2 व्यंजन यदि लगातार आए तो वो तो संयुक्त कहलाएंगे, जबकि एक ही व्यंजन यदि लगातार 2 बार आ जाए तो वो व्यंजन द्वित्व कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कंठ व्यंजन कौन सा है? और ए, आ, क वर्ग के सारे, और है और विसर्ग, अकु है विसर्जनयाम, कंठ है, ये सारे कंठ व्यंजन कहलाते हैं। अतः विद्यार्थियों, घ हमारा कंठ व्यंजन है। और अगला प्रश्न है हमारे लिए, निम्न में से दंत व्यंजन नहीं है। आपको पता है कि च वर्ग जो होता है वो तालव्य व्यंजन होता है, अतः च दंत व्यंजन नहीं है। और अगला प्रश्न है, क और स के योग से बना है। अभी हमने पढ़े थे संयुक्त व्यंजन, क और स के योग से अक्षय बनता है, क और स से अक्षय, त और र से त्र, ज और य से गे, और स और र के योग से श्रय बनता है। अतः विद्यार्थियों, हमें इस वर्ण विचार में जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला को जारी रखेंगे अगले भाग में। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन वीडियोस को देखोगे और लाइक भी करें इनको और शेयर भी करें। जय हिंद, नमस्कार।